बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 23 मई है, जुमे का दिन है और आज इजराइल और फलस्तीन जंग को तकरीबन 1 साल और 7 महीने हो चुके हैं, जबकि अब हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं। अभी आप अंदाजा कीजिए कि पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा कि अब कौन कौन से ममालिक जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर जो बाकायदा तौर पर इस वक्त इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और जो फलस्तीन है उसको एक आजाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से फैसला किए हुए हैं। बरतानिया की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, कनाडा की जानिब से यह अनाउंस किया गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इजलास होने जा रहा है उसमें वो फलस्तीन को एक आजाद रियासत जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी यूरोप जो है वोट खड़ा हुआ और यूरोप की जानिब से इस वक्त इजराइल के मुकाबले में खड़े होते हुए पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया गया। 80 ममालिक जो हैं उन्होंने फलस्तीन के ऊपर जो जंग मुसरत हुई है, गजा में जो जंग हो रही है, जंग बंदी करने का मुतालबा जो है वो कर दिया गया। लेकिन अभी जो इन तमाम अरब ममालिक को एक साइड पर रखते हुए एक गरीब अरब मुल्क जो है जिसका नाम यमन है वो खड़ा हुआ है और वो हमले पहले भी कर रहा था। जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक उसके हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। अभी जो एक साथ 4 हमले किए गए, जिसमें उनका जो एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट तल अबीब, उसको निशाने पर लिया गया और ना सिर्फ ये बल्कि उसकी जानिब से पहले ये कहा गया था कि अब इनका कोई भी एयरपोर्ट जो है वो महफूज नहीं रहेगा और वार्निंग भी जारी की गई थी कि कोई भी परवाज जो है वो यहां से मत गुजरे। और फिर जो इनकी बंदरगाहें हैं, जिसमें पहले इलाक बंदरगाह के ऊपर हमलों की वजह से वो नीलाम हो गई थी और वो उसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो हैफा बंदरगाह उसको भी निशाने पे लिया जा रहा है। अभी हमलों के अंदर जो इन्होंने हमले किए उसके बाद परवाजें जो है वो बंद हो गई हैं और ना सिर्फ ये बल्कि इजराइली टॉप कमांडर जो टैंक कमांडर था उसके जान से जाने के हवाले से भी खबरें जो है वो सामने आ रही है, जिसके बाद नेतन्याहू सीखा है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और वो खुलकर जो यूरोप है, यूरोपीय मालिक जो इस वक्त फलस्तीन के हक में खड़े हों उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ और बाकायदा तौर पर निनाम लेते हुए उसकी जानिब से उन वज़राए आज़म को आड़े हाथों लिया गया और यूं कहने की तज़हीक आमेज एक रवैया जो है वो अपनाया गया। लेकिन सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और यूरोप की जानिब से पाबंदियां लगाने का जो फैसला है वो किया गया, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो वापस लेने का फैसला जो है वो कर लिया गया, जिसके बाद यूं कह लीजिए कि इत्तेहादी जो है वो साथ छोड़ना शुरू हो गए हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो यमनी हौसी हैं उन्होंने कामयाबी के साथ इजराइल के ऊपर जो है वो फिजाई नाकाबंदी कर दी है और ब्रिटिश एयरवेज समेत कई जो एयरलाइंस हैं उन्होंने जुलाई के आखिर तक इजराइल के लिए तमाम तर परवाजें जो है उनको मनसूख कर दिया है और एयर कनाडा जो है उसने अपनी परवाजों की बहाली सितंबर तक मुलतवी कर दी है। लेकिन अभी पिछले गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर यमन ने तल अबीब के ऊपर 4 हमले किए, जिससे खौफो हिरास फैल गया, जिससे हवाई जहाज की बेन गुरियन वापसी में मजीद ताखीर हुई और इस हवाले से जो हैफा बंदरगाह है उस वक्त वहां पर भी खलल नजर आना शुरू हो चुका है। जब इसके करीब या फिर इसके अंदर जो असर कामयाब हो जाए, चाहे ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, तो वो नुमाया तौर पर दिखना भी शुरू हो जाता है। अभी जो इस वक्त सना हुकूमत है हौसियों की तरफ से दागे गए जो यमनी मिसाइल है उनको ज्यादातर वक्त जो है वो यूं कह लीजिए कि इस वक्त अमेरिकी थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है उसने रोका, लेकिन यमनी अब भी अपने मकासद के अंदर हासिल होने की कामयाबी का दावा कर रहे हैं। यहां तक कि जब इजरायली और अमेरिकी फिजाई दिफा जो इस वक्त इनको रोकने की कोशिशें कर रहा है, इसमें बाकायदा अब्दुल मलिक अल हौसी की जानिब से बताया गया कि वो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक के अंदर खलल डालते हैं। जब भी कोई यमनी बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली फिजाई हुदूद में दाखिल होता है परवाजें मुअत्तल कर दी जाती हैं, कुछ को उर्दन के मलका आलिया हवाई अड्डे तक जो है पहुंचा दिया जाता है और कई मगरबी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें रोकती हैं। जब भी यमनी मिसाइल इजराइल तक पहुंचता है तो 2 लाख जो वहां पर तकरीबन लाखों की तादाद में इसराइली जो हैं वो पनाहगाहों की तरफ भागते हैं। बाज़ औक़ात इनको खत्म करने के लिए आधी रात को मिसाइल जो है वो दागे जाते हैं, जबकि सना हुकूमत जो है वाहिद अरब हुकूमत है जिसे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर या अरब लीग ने तस्लीम नहीं किया, जो तस्लीम शुदा अरब हुकूमतों के लिए परेशान कुन है। लेकिन अमरीकी, बरतानवी और इजरायली फिजाई हमलों से तवील फासले और भारी नुकसानात के बावजूद शुमाली यमन के बाशिंदे गजा के साथ खड़े होने से कभी बास नहीं आए और सेना दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसने गजा के लिए फौजी मुदाखलत की है। ये बाकियों को या तो बेइख्तियार, मुलविस या मगरबी इंतकामी कार्रवाइयों से बहुत खौफजदा के तौर पर बेनकाब करते हैं। ये साबित करता है कि आलमी निजाम
جو ہے وہ ویسٹ کنٹرول کے اندر ہے. لیکن یہ حملے اس حوالے سے بہت سے لوگ باتیں بھی کر رہے تھے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ہمارے چاہنے والے کی جانب سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ حملے بالکل بے معنی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بے معنی ہے. مبینہ گھبراہٹ اور تکلیف اسرائیل کو غزہ میں جنگ ختم کرنے پر مجبور نہیں کرتی اور عام طور پر ہر چند دنوں یا پھر گھنٹوں کے اندر ایک راکٹ فائر کرنے کا خیال واقعی مساقہ خیز ہے لیکن مزاحمت کے محور میں بہت مقبول ہے. اب جب یہ بھائی جان جو تھے انہوں نے سوال کیا, میں نے کہا اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی تکلیف ہو, ہر جو بھی تکلیف آپ کو آتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کے قابل ہے اور جنگ کی طبالت کو اس کے مقابلے میں کم کر دیتی ہے. اگر کوئی تکلیف نہ ہو, یہاں تک کہ شمال کے آباد کار جو حزب اللہ کے ہاتھوں بے گھر ہوئے, جو اپنے گھروں کو واپس جانے سے انکاری ہیں, وہ اسرائیلی حکومت پر ایک سیاسی وزن ہے. مطلب ادھر سے حملے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حزب اللہ بھی کر رہی تھی. اصل سوال حمایتی محاذوں کے انتخاب کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ سے اور دیگر تمام حکومتوں سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اور حکومتوں کے اوپر مکمل اسرائیلی تسلط کیوں قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ حمایتی محاذوں کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں یا تو پھر آپ جو ہے وہ اسی دشمن کے ساتھ ہیں یا پھر عالمی دہشت گردی کے خلاف اپنی حکومتوں کی بے عملی اور نااہلی سے مایوس دکھائی دیتے ہیں. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ جو امریکی ایوان نمائندگان کے رکن ہیں رینڈی فائن, اس کی جانب سے کیا کہا گیا. اس نے کہا کہ مسلمان دہشت گردی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہیے اور ہم نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرایا تھا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اب غزہ کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے, وہاں بھی ایٹم بم جو ہے وہ گرایا جانا چاہیے. یہ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن رینڈی فائن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کیا آپ کو کوئی پروٹیکشن دیں گے یا کس طریقے سے یہ آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کریں گے. لیکن ایک جو اٹلی کا صحافی, طالب صحافی نے امریکی وزیر خارجہ کو وہاں پر جو ایک ڈاگز فوڈ ہے, کتوں کا کھانا جو ہے وہ ایک ڈبے میں دے کر کہا کہ یہ دن میں 3 بار کھائیں, شاید آپ وفاداری اور ایمانداری سیکھیں کہ کتے جو ہے وہ بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں. جس کے بعد ان کو وہاں پہ کھینچ کر جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ رفلی 70% آف Israelis now back ending the Gaza war for release of the captives as reservist fatigue, protests and political pressure mount on Netanyahu according to the Wall Street Journal. جو وال اسٹریٹ جرنل ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, اس نے کہا کہ 70% جو اسرائیلی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے تاکہ ان کو جو کیپٹیوز ہیں وہ واپس آئیں. لیکن ابھی جو یورپ ہے اس کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا, لیبر مین کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی 594 days of war and millions of Israelis are still running to shelter daily. مطلب جو ڈیلی بیسس پہ جو ان کے جتنے بھی اسرائیلی ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ شیلٹرز میں جا رہے ہیں 594 دن گزرنے کے باوجود. پھر اس نے کہا کہ نتن یاہو جو یائر گالان ہے, اس نے کہا کہ نتن یاہو's government fuels anti-Semitism and hatred of Israel and the result is a danger threatening every Jew in the world. اس نے کہا کہ جو اس یہ حکومت میس لے رہی ہے, جو فیصلے کر رہی ہے, وہ اینٹی سیمیٹزم کو ہوا دے رہی ہے. اس کے بعد اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نفرت پھیل رہی ہے, کس کو لے کر, جو جیوز ہیں ان کو لے کر, اور اس کے بعد جو ان کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن ابھی جو یورپ کی جانب سے سٹینڈز رکھا گیا, اس نے تو پورے کا پورے منظر نامے کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. اور اس کی جانب سے اب بتائیے کہ ہیرس جو ہے اس نے کہا کہ it is clear that Israel is seeking to expel Palestinians from the Gaza Strip as part of ongoing pattern of war crimes. نہ صرف یہ بلکہ اب جو یہ کہا گیا کہ the world has not done enough to pressure Israel to change its course. مطلب ابھی جو دنیا کی جانب سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے وہ ناکافی ہے, مزید اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے. آئرش پارلیمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت we are pressuring the central bank regarding dealing with Israel. مطلب جو سینٹرل بینک اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے ہم اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ مزید حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی نکولا جو اٹالین پرائم منسٹر ہے, پارلیمنٹ ممبر ہے, اس کی جانب سے کہا گیا کہ یورپ's step must be decisive and impose firm sanctions on Israel. مطلب بھرپور طریقے سے جو فیصلے ہیں بڑے زبردست قسم کے ہونے چاہیے اور پابندیاں جو ہے وہ مست لگنی چاہیے. اور ساتھ ہی مزید اس حوالے سے اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ the international community must isolate Israeli politically, economically and commercially. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے پولیٹیکلی, پھر ساتھ ہی ساتھ اکنامکلی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ کمرشلی. جو تجارت ہو رہی ہے, جو اکنامکلی ہم ان کو سپورٹ مہیا کر رہے ہیں, وہ مکمل طور پر کٹ آف ہونا چاہیے. مزید کیا چائنیز جو فارن منسٹر اس نے کہا وہ strongly oppose the targeting of diplomats
इन द वेस्ट बैंक एंड डिमांड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। हमें मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन भी करनी है वेस्ट बैंक के अंदर, और जो वहां पर डिप्लोमेट्स टारगेट हुए उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। अभी आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से नेतन्याहू जो है उसने मैक्रोन, स्टार्मर और कार्ने को भरपूर तरीके से आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। मतलब जो इस वक्त उन्होंने फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से जो ऐलान किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि जी अब आप जो इस वक्त इंसाफ और इंसानियत जो है उसकी रॉन्ग साइड के ऊपर खड़े हैं। लेकिन हालात कितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि इजरायली आर्मी वीडियो रिपोर्ट कर रहा है कि इतवार से जो गजा में इमदाद की तकसीम है वो निजी अमरीकी सिक्योरिटी फर्मों के जरिए अमरीकी मंसूबे पर अमल करेगी। गजा के बाशिंदों को तकसीम के अमल के बारे में आगाह करने के लिए एक मालूमाती निजाम जो है वो कायम किया जाएगा, जिसमें 4 तकसीमी मराकज कायम किए जाएंगे, जिनमें से 3 रफा में और 1 वस्ती गजा में इंतजार राहदारी के जुनूब में है। और फिर तकसीम फी खानदान एक पैकेज के निजाम की पैरवी करेगी, जहां हर खानदान का एक नुमाइंदा मरकज में जा सकता है और खाने का एक डब्बा वसूल कर सकता है, जिसका मकसद पूरा 1 हफ्ता चलता है। मजीद बना फिर इंतजारिम कॉरिडोर जो है उसके जुनूब में और रफा के अंदर मराकिज को जुनूब की तरफ शहरियों के इनखला को तेज करने का मकसद है, और इजरायली फौज के शुमाली गजा को मुकम्मल तौर पर अपने शहरी बाशिंदों को खाली करने के मकसद को भी पूरा करता है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात हैं वो भी बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। ईरान की जो यूरेनियम की अफजोदगी है उसके ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान आज जो मुज़ाकरात हैं वो इटली के शहर रोम में हो रहे हैं, और ईरान के वजीर खारजा ने खबरदार किया कि या तो अमेरिका सिफर यूरेनियम के अफजूदगी के अपने मुतालबे से पीछे हट जाए या फिर ईरान मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएगा। बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जीरो न्यूक्लियर वेपन्स इज इक्वल टू वी हैव अ डील। मतलब अगर आप जीरो न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो हम डील के अंदर इन है, हम करेंगे। अगर आप जीरो एनरिचमेंट की बात करते हैं देन वी इज इक्वल टू वी डू नॉट हैव अ डील। मतलब इसका मतलब है कि हम किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी तनसीबात पर बमबारी की इजरायली धमकियों के जवाब में जो IRGC के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर इजरायल ने हमाकत की तो इससे अपने छोटे जुग्राफिया में तबाहकुन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा और इजरायल के खात्मे तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये चीजें बहुत तेजी के साथ यहां पर तब्दील हो रही हैं, जो कि आने वाले दिनों के अंदर अपने असरात जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दुनिया के ऊपर छोड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।